मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने अजंता की प्रमुख गुफाओं के चित्रों का वर्णन का अध्ययन किया था। अब हम अजंता की गुफाओं के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अधिकांश तौर पर प्रश्न अजंता पर दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला, अजंता की गुफाओं के चित्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए, या अजंता की गुफाओं का परिचय देते हुए प्राप्त चित्रों की विशेषताओं को बताइए। तो इस प्रकार से चित्रों के अगर विशेषताओं की बात की जाती है तो प्रस्तुत वीडियो में हम उन चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अजंता की कला अपने चित्रों की विशेषताओं के कारण ही भारतीय कला का स्वर्ण युग मानी जाती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। अजंता की गुफाओं का परिचय। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले के जलगांव कस्बे की पहाड़ियों में स्थित है, जिसके पास में बाघोरा नदी बहती है। इस अर्धचंद्राकार खड़ी पहाड़ियों को काटकर लगभग 30 गुफाओं का निर्माण किया गया है। इनमें बुद्ध के जीवन एवं उनके पूर्व जन्म की कथाओं, जिनको जातक कथाओं का नाम दिया जाता है, का चित्रण किया गया है। यहाँ की कुछ गुफाएं चैत्य यानी पूजा गृह हैं, जहाँ पर बैठ के बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, तथा कुछ गुफाएं विहार गुफाएं हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। चैत्य की ऊंचाई विहार से अधिक है तथा प्रवेश द्वार सुसज्जित है। इनमें गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 व 30 चैत्य गुफाएं हैं तथा शेष विहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्रों के श्रेष्ठ उदाहरण मिले हैं। अन्य गुफाओं के चित्र समय के साथ नष्ट हो गए हैं। वर्तमान में भी इन प्रमुख गुफाओं जिनमें कि चित्रों के उदाहरण मिले थे, अब चित्रों में क्षरण हो गया है, कुछ चित्र खराब भी हो गए हैं। इस स्थल का नाम अजंता ने से 2 किलोमीटर दूर अजिष्ठा गांव के कारण शनै शनै अजंता पड़ा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महामयूर में अजिंत्यजय नामक ग्राम का उल्लेख भी मिलता है। अतः संभवतः यह अजिंत्यजय नाम ही धीरे धीरे अजंता में बदल गया हो। इन गुफाओं का समय, जो कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, पुनः स्मरण कराने हेतु एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ। इन गुफाओं का समय अलग अलग हैं। सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है, जो 200 ईस्वी पूर्व में तैयार हुई और जो मौर्यकालीन है। 8वीं, 9वीं तथा 11वीं गुफाएं 200 ईस्वी पूर्व के बाद की हैं। गुफा संख्या 8 से 13 तक का समय 200 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी के मध्य का है। छठी व 7वीं गुफा 450 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य बनी है। शेष गुफा संख्या 15 से 22 व 1 से 5 तक 500 ईस्वी तक पूरी हुई हैं। तो इस प्रकार से 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं या 6ठी शताब्दी तक के मध्य इन कलाओं का निर्माण हुआ है। इन गुफाओं की विशेषताओं में भारतीय चित्रकला के आदर्श नियम, रूप भेद, भाव, प्रमाण, लावण्य, सादृश्य एवं वर्णिका भंग के अनुरूप पालन किया गया है। चित्रों में प्रयुक्त प्रविधि भी इतनी उत्कृष्ट है कि आज भी ये चित्र उतने ही सजीव व तरोताजा लगते हैं। प्रविधि यानी तकनीक, जिस तकनीक से इन गुफाओं के अंदर इन चित्रों का निर्माण किया गया है, जैसे उस समय वो चित्र दिखाई देते होंगे, वैसे ही आज भी वह चित्र, जो कि अवशेष के रूप में ही मिले हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं। इन चित्रों की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है रेखा। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और पाश्चात्य चित्रकला छाया प्रकाश पर आधारित है।
ये मूलभूत अंतर भारतीय एवं पाश्चात्य चित्रों में देखने को मिलता है। अजंता के चित्रों में रेखाएं प्रवाहपूर्ण, अटूट एवं अपेक्षित भावों को प्रकट करने में सहायक नजर आती हैं। चित्रकार ने आवश्यकता अनुसार अपनी रेखा को कोमल, कठोर, पतला तथा मोटा बनाया है। वहां गोलाई या डील डोल को भी रेखाओं के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, बल्कि स्थितिजन्य लघुता, यानी सामने से दिखाई देने पर आकार किस प्रकार दिखाई देगा और दूर रहने पर आकारों की स्थिति क्या होगी, उन सब का नियम को स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। बल, उभार, अलंकरण तथा अन्य कई विशेषताओं को रेखा द्वारा प्राप्त किया गया है। दुख, स्वानुभूति, करुणा एवं प्रेम आदि भाव हेतु रेखाओं को बहुत शिथिल कर दिया गया है और उनकी गति क्षितिज के समानांतर हो गई है। रेखा द्वारा भावों का सुंदर प्रकटीकरण सर्वनाश नामक चित्र में देखने को मिलता है, जिसमें रेखाएं असीम व्यथा को प्रकट करती दिखाई देती हैं। वहीं बोधिसत्व के चित्रों में रेखाएं चिंतन एवं असीम शांति को प्रकट करती दिखाई देती है, परंतु ये रेखाएं चीनी रेखा चित्र के समान न होकर मूर्तिकला के प्रभाव के समान गोलाई एवं उभार का दिग्दर्शन करती हैं। गणना करती स्त्री में प्रयुक्त रेखाएं उसके स्वाभाविक स्त्री के स्वाभाविक शरीर के अंकन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हाथों की रेखाएं बड़ी कोमल एवं गतिमान दिखाई देती हैं। इस प्रकार से सभी चित्रों में रेखाएं जो बनाई गई हैं वह अपेक्षित प्रभाव को व्यक्त करने में सफल रही हैं। दूसरा है रंग विधान, यानी अजंता के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता की भित्ति चित्रों में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर चित्र को पूर्ण किया गया है। इसमें प्लास्टर को गीला रहने तक ही कार्य किया गया, जिसमें प्राकृतिक रंग चूने में गहराई से बैठकर पुनः चमकने पर सतह पर आकर सुनहरी आभा बिखेरते नजर आते हैं। ये रंग आज भी उसी रूप में दिखाई देते हैं जैसा उस समय थे। प्लास्टर से यहाँ तात्पर्य आपने देखा होगा, वर्तमान समय में ईंटों के बने हुए मकान के ऊपर बजरी की इत्यादि का एक लेप किया जाता है, जिसे प्लास्टर कहा जाता है। और अभी वर्तमान में हम उस बजरी के अंदर हम सीमेंट मिलाते हैं। उस समय पर प्रयुक्त प्लास्टर में हम चूने के घोल के द्वारा उस बजरी या बारीक रेत को मिलाकर गुफा की दीवारों पर लगाया जाता था और उस गीली सतह पर ही प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो वह प्राकृतिक रंग चूने की सतह द्वारा सोख लिया जाता था और फिर पुनः उन रंगों को ठोका जाता था चूने की सतह को, तो वह वापस आकर बहुत ही सुंदर आभा उभार देते थे और ये रंग पूर्ण रूप से पक्के हो जाते थे, क्योंकि वह चूने की सतह के अंदर मिश्रित होते हुए सामने आते थे। अजंता के चित्रों में गिने चुने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, जिसमें सफेद रंग हेतु खड़िया या चूने का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से जंगलों में मिलते थे। पीले रंग हेतु पीली मिट्टी या रामरज का इस्तेमाल किया जाता था। आपने अभी भी देखा होगा कि पुताई करने के लिए बाजार से पीली मिट्टी को खरीद के लाते हैं, उन्हें चूने के अंदर मिलाकर पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। वहीं रामरज तथा लाल रंग हेतु गेरू व हिरोंजी जो प्राकृतिक रूप से रंग हमें मिलते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। काले रंग हेतु काजल का प्रयोग करते थे उस समय के चित्रकार। खनिज रंगों में, जो कि पहाड़ों के अंदर गहराई में हमें मिलते थे, लाल व भूरे हेतु
लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता था। हरे रंग हेतु टेरावट पत्थर तथा नीले रंग जो फारस से आयात किया जाता था, लेपिस लाजुली पत्थर से प्राप्त किया जाता था। तो इस प्रकार से इन पत्थरों की सहायता से लाल, हरे और नीले रंगों का निर्माण किया जाता था। इन रंगों को गोंद अथवा सरेस के माध्यम में के साथ मिलाकर लगाया जाता था। चित्र में प्यार एक बार में ही सपाट रंग भरे छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता था। केवल उभार देने के लिए आसपास के रंग की कुछ गहरा कर दिया जाता था। कहीं कहीं ठुड्डी के नीचे गहरे रंग का वाश भी मिलता है। बैंगनी रंग के समीप गहरे नीले, लाल तथा हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जिससे रंगों के मध्य संगति बन गई है। अजंता के रंग वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। गोरे रंग हेतु गुलाबी तथा भूरा रंग भरा गया है, यानी आकृतियों में गौर वर्ण दिखाने के लिए गुलाबी तथा भूरा रंग भरा गया। कुछ आकृतियों में सिंदूरी रंग भरा गया, जो कि शक्ति का प्रतीक है। दर्पण में मुख देखती स्त्री में हरा रंग भरा गया, जो ताजगी का संकेत करता है। गुफा संख्या 16 व 17 में गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के रंग से आकृतियां चित्रित की हैं। शेष स्थानों पर हल्की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग से आकृतियों का निर्माण किया गया है। रंगों का प्रयोग सावधानी से करके चित्रकार ने चित्र के आकर्षण को बढ़ाया है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि प्राकृतिक रंगों को बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया वह इस प्रकार है। जो भी रंग प्रकृति से उन्हें प्राप्त होते थे, पहले उन्हें पानी में घोला जाता था। घोलने के बाद कुछ देर के लिए उन्हें रखा जाता था। रखने पर उस रंग की जो गंदगी है या मिट्टी है वो घड़े में नीचे बैठ जाती थी। फिर पानी वाले उस रंग को बाहर निकाला जाता था और मिट्टी को फेंक दिया जाता था। इस प्रकार से यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती थी, जिससे साफ और बिना किसी गंदगी के हमें पानी में मिश्रित रंग मिल जाता था और बाद में उन रंगों को सुखा लिया जाता था। फिर सरेस एवं गोंद की सहायता से उस रंग को चित्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया बड़ी श्रम साध्य थी, लेकिन इनसे प्राप्त वह रंग बिल्कुल प्राकृतिक होते थे और चूने की सतह में घुल जाते थे और फिर उन्हें पुनः दबाने पर वह सतह पर आ जाते थे और आज की तक भी वह स्थायी रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अजंता की आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे कि अजंता की आकृतियों की क्या विशेषता रही है। अजंता की आकृतियां अपनी पूर्ववर्ती आकृतियों की तुलना में कटी छटी और संतुलित है। मौर्य काल तथा शुंग काल की आकृतियों में जो भारीपन था, उसका कुछ प्रभाव अजंता के प्रारंभिक चित्रों में देखने को मिलता है। शने शने यह भारीपन समाप्त हो गया था। वाकाटक युग में आकृतियां परिष्कृत हुईं, उनमें एक प्रकार का हल्कापन आ गया। भारी भरकम वस्त्राभूषणों के स्थान पर आवश्यकता अनुसार शरीर के सौंदर्य में अभिवृद्धि करती दिखाई देती है, यानी वस्त्राभूषणों का प्रयोग मानव के शरीर की सौंदर्य में अभिवृद्धि करती हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी पूर्ववर्ती आकृतियों में उनमें प्रयुक्त आभूषण भारी भरकम होने के कारण से शरीर के सौंदर्य को इतना उभार कर नहीं दिखा पाते थे। शरीर के विभिन्न अंगों का एक प्रकार का समन्वय उत्पन्न हुआ, जिसमें लयात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।